मैं डॉक्टर बी.डी. रावत, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, एसआरपी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बांदीकुई दौसा। प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम फिर संस्कृत साहित्य के इतिहास के अंतर्गत महाकवि कालिदास के बारे में अध्ययन करेंगे। हमने पिछले अध्याय में महाकवि कालिदास के समय निर्धारण करने का प्रयत्न किया था और उसमें हमने प्रथम मत का उल्लेख किया था, जो कि प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व का मत है। अब हम द्वितीय जो मत है वो उसके उल्लेख करेंगे। द्वितीय मत है वो चतुर्थ शताब्दी ईस्वी पूर्व या गुप्तकालीन मत जो उसको कहा जाता है, ये मत है। इस मत के बारे में भी अनेक विद्वानों के अपने अपने तथ्य हैं, अपने अपने तर्क हैं, उनका हम विश्लेषण करेंगे। विदेशी तथा कई भारतीय विद्वानों का मत है कि कालिदास गुप्त काल में हुए थे। उनके आश्रयदाता का नाम चंद्रगुप्त द्वितीय था। इन्हीं चंद्रगुप्त की उपाधि विक्रमादित्य थी। ये जो चंद्रगुप्त थे, इनकी उपाधि का नाम क्या था? विक्रमादित्य, ऐसा माना जाता है। इन्होंने 375 ईस्वी से 413 ईस्वी तक शासन किया था। इतिहास में जो इनका जो समय उल्लेख है वो यह है कि इन्होंने 375 से 413 ईस्वी तक शासन किया था। इनके पुत्र का नाम कुमारगुप्त तथा पौत्र का नाम स्कंदगुप्त था। इन्हीं चंद्रगुप्त द्वितीय चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के आश्रय में कालिदास थे। ये विक्रमादित्य के आश्रय में थे। इस मत के समर्थकों में निम्न नाम उल्लेखनीय है, यानी कौन कौन इस मत का समर्थन करते हैं। वो है डॉक्टर वेबर है, कीथ है, डॉक्टर मिरासी है, डॉक्टर कुन्नन है, कुन्नन राजा, कील हॉर्न, मैक्स मूलर, डॉक्टर रामाशंकर त्रिपाठी एवं डॉक्टर वचनदेव कुमार। इन विद्वानों ने उक्त मान्यता के पक्ष में अपने जो तर्क प्रस्तुत किए हैं वो इस प्रकार है। गुप्त काल भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से विख्यात है। कालिदास के साहित्य में ऐश्वर्य एवं समृद्धि का इतना वर्णन इसलिए है क्योंकि कालिदास गुप्त काल में पले बड़े थे। दूसरा जो मत है वो इस प्रकार है। चंद्रगुप्त के पिता समुद्रगुप्त थे। उन्होंने भयंकर युद्ध के पश्चात अपने साम्राज्य का पूरा विस्तार किया था। इसका जीवन वर्णन हरिशेन जो 4वीं शताब्दी है की प्रशस्तियों में विद्यमान है। समुद्रगुप्त की दिग्विजय रघु की दिग्विजय से पूरी समानता रखती है। चंद्रगुप्त के सुपुत्र का नाम कुमारगुप्त था। कुमार संभव की रचना इसी कुमारगुप्त को लक्ष्य करके की गई थी, ऐसा विद्वान मानते हैं। गुप्तकालीन अभिलेखों तथा सिक्कों की परिभाषा से कालिदास के काव्यों की भाषा में असाधारण समानता देखी जा सकती है। गुप्त सम्राटों के सिक्कों पर निर्मित मयूर पृष्ठ पर बैठे कार्तिकेय का वर्णन कालिदास ने अनेक बार बारंबार किया है। पांचवा जो मत है उनका वो इस प्रकार है। विद्वानों ने कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम के एक श्लोक 4 अंक का 17 जो श्लोक है वो है, पर वाचन के काम सूत्र की झलक देखकर उनको वाचन का परवर्ती माना है। डॉक्टर मिरासी ने लिखा है कि काम शास्त्र में जिस राजकीय परिस्थिति का उल्लेख मिलता है उसके अनुसार उसका समय विद्वानों ने ईस्वी 3वीं शताब्दी का मध्य काल ठहराया है। अतः कालिदास सन 250 ईस्वी के पीछे हुए होंगे, ऐसा विद्वान मानते हैं। जो छठा इस संबंध में मत है वो ये है कि डॉक्टर त्रिपाठी की मान्यता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ही शाकाहारी हैं, उज्जैनी पुराधीश्वर है तथा महाकवि कालिदास का आश्रयदाता विक्रमादित्य हैं। अतः महाकवि को 400 ईस्वी के लगभग उसी का समकालीन माना जाना चाहिए या उसका होना चाहिए। सातवां जो मत है वो इस प्रकार है कि चंद्रगुप्त द्वितीय स्वयं विद्वान था और कवियों का आश्रयदाता था। काव्य मीमांसा में स्पष्ट उल्लेख है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैनी की विद्वत परिषद के समक्ष अपनी विद्वता की परीक्षा दी थी। ऐसे गुणी एवं उदार राजा के आश्रय में
कालिदास की स्थिति स्वीकार कर लेने पर जो है विभिन्न जनश्रुतियों की संगति भी ठीक ठाक बैठ जाती है। आठवां जो मत है वो इस प्रकार है कि जो रघुवंश महाकाव्य है, उस रघुवंश महाकाव्य के इंदुमती स्वयंवर में मगधराज के लिए जो उपमान या विशेषण है, रघुवंश का 6 सर का 22वां श्लोक, उसमें जो प्रयोग किए गए हैं वे चंद्रगुप्त की ओर ही संकेत करते हैं, ऐसा विद्वान मानते हैं। 9वां जो मत है वो इस प्रकार है, कालिदास ने अपने काव्यों में गुप्त धातु का बहुलता से प्रयोग किया है। यद्यपि सर्वत्र इसका अर्थ रक्षा करना ही है, तथापि कालिदास ने गुप्त धातु की समानार्थक रक्ष, पा, त्रय आदि धातुओं का प्रयोग अपेक्षाकृत बहुत ही कम किया है। इसमें कवि का कुछ विशिष्ट अभिप्राय ही रहा होगा। अतः गुप्त, गोप्ता, गोप्तरी आदि जो शब्द हैं, उन शब्दों का पुनः पुनः प्रयोग गुप्त काल का ही सूचक है, ऐसा विद्वान मानते हैं। अब हम इस मत की समीक्षा करते हैं, कहाँ तक ये मत जो है तथ्यों पर आधारित है, कितना सटीक बैठता है, इसकी जो समीक्षा वो हम कर रहे हैं। गुप्तकालीन मत को डॉक्टर राजबली पांडे आदि विद्वानों ने उचित नहीं माना है। उन्होंने गुप्त सम्राट को कालिदास का आश्रयदाता होने के संबंध में 3 आपत्तियां की है। पहली आपत्ति है, गुप्त सम्राटों का अपना वंशगत संवत है, उनके किसी भी उत्कीर्ण लेख में मालव अथवा विक्रम संवत का उल्लेख नहीं मिलता है। जब उन्होंने ही विक्रम संवत का प्रयोग नहीं किया तो पीछे से उनके गौरवास्त्र के पश्चात जनता ने उनका संबंध विक्रम संवत से जोड़ दिया हो, यह बात समझ में नहीं आती है। ये हम कैसे माने इस बात को। गुप्त सम्राट पाटलिपुत्र नाथ थे, किंतु जनश्रुतियों से विक्रमादित्य उज्जैनी नाथ थे। यद्यपि उज्जैनी गुप्तों की प्रांतीय राजधानी थी, किंतु वे प्रधानतः पाटलिपुत्राधीश्वर और मगधापति थे। इसके अलावा सोमदेव भट्ट ने अपने कथा चरितसागर में स्पष्टतः 2 विक्रमादित्यों का उल्लेख किया है, एक उज्जैनी के विक्रम तथा दूसरे पाटलिपुत्र के। उनके मन में इस संबंध में कोई भी भ्रम नहीं था। उज्जैनी के विक्रम का नाम विक्रमादित्य था, ये जो है वो उपाधि नहीं थी। डॉक्टर वचनदेव कुमार के मतानुसार कालिदास और गुप्त सम्राटों की प्रवृत्तियों में आकाश पाताल का अंतर है। गुप्त सम्राट जो कट्टर वैष्णव थे, जबकि कालिदास परम शैव थे। उन्होंने अपनी रचनाओं में सर्वत्र शिव की स्तुतियां की हैं। कुमार शब्द, आज इसका जो 5वां तर्क वो है कि कुमार शब्द तो राजपुत्र के लिए बहुत पहले से ही व्यवहृत होता आ रहा है, यानी प्रयोग में लिया जा रहा है। अतः इसके आधार पर उन्हें कुमार गुप्त का समकालीन सिद्ध करना ठीक नहीं है। गुप्त जो धातु है, उस धातु के प्रयोग से भी कालिदास को गुप्तकालीन मानना बड़ा ही हास्यास्पद प्रतीत होता है। यदि वे गुप्तकाल का शब्द से उल्लेख करते तो आपत्ति कौन कर सकता था उस समय। ठीक है, इस प्रकार जो ये जो 6वां मत है। अब 7वां मत है जो वो इस प्रकार है कि ये सत्य है कि कालिदास के काव्यों में संपन्न भारत की झांकी मिलती है, संपन्न भारत की, किंतु वह गुप्त काल का ही चित्रण है। इसका कोई प्रबल प्रमाण हमारे पास उपलब्ध नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो गुप्त काल का ही हो सकता है किसी और काल का हो। गुप्त काल से पूर्व भी सातवाहनों के युग में देश सब प्रकार से समृद्ध एवं सुखी था। अतः कालिदास के काव्यों में संपन्न समाज का चित्रण देखकर उन्हें गुप्त काल में मानना उचित प्रतीत नहीं होता है। अब हम 8वें मत की ओर चलते हैं। इस समीक्षा में कालिदास ने रघु की दिग्विजय के रूप में चंद्रगुप्त की दिग्विजय का ही वर्णन किया है। इसकी भी अधिक संभावना नहीं है। वस्तुतः रघुवंश है। उस रघुवंश के 4th सर्ग में वर्णित रघु की उस दिग्विजय यात्रा को काव्य के दृष्टिकोण से ही देखना उचित है। ऐतिहासिक तथ्य खोजने की यहाँ आवश्यकता नहीं है। अब
इन तमाम मतों को पढ़ने के बाद में, चर्चा करने के बाद में हमारा जो उपसंहार है वो इस प्रकार है। इस प्रकार प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर विचार करते हुए कालिदास का समय ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दी से लेकर ईस्वी सन के पश्चात पंचम शती के मध्य में आ जाता है। षष्ठ शताब्दी तथा उसके पश्चात भी 12वीं शताब्दी तक का समय विद्वानों ने माना है, जिनकी चर्चा हम संक्षेप में कर चुके हैं। अंत में मैकडॉनल्ड महोदय का निम्न कथन यहाँ पर उल्लेखनीय है कि जब तक उनके कालिदास के सभी ग्रंथों का, भाषा का, शैली का तथा काव्य कला का जितने शिलालेख हैं उनके साथ और प्राचीन अलंकारिकाओं के साथ तुलना करके सूक्ष्म परीक्षा नहीं की जाती है, तब तक उनके काल का निर्णय करना बड़ा ही कठिन कार्य है। ये जो इस प्रकार कालिदास का समय के हमें निर्धारण में बहुत ही कठिनाई हो रही है। अब हम जो है कालिदास, महाकवि कालिदास के जीवन के सामान्य परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। स्थिति काल को लेकर जिस प्रकार विद्वानों में मतांतर है, अनेक मत हैं, उसी प्रकार उनके जन्म स्थान को लेकर भी विद्वान में एक मत नहीं है, वो सब एक मत नहीं है। भारत माता की इस अमूल रत्न को सभी अपने अपने प्रांतों का निवासी प्रमाणित करने की प्रतिस्पर्धा में जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं। बंगाली भाई कालिदास को बंगाल का रत्न बतलाते हैं, तो मैथिली बंधु इस कवि को अपने बीच की विभूति बतलाते हैं। मध्य प्रदेश के विद्वानों की मान्यता है कि कालिदास मध्य प्रदेश की कविमाला के मध्यमणि है। कतिपय विद्वान उन्हें कश्मीर तथा मालवा से संबंध सिद्ध करते हैं। श्री चंद्रबली पांडे ने अपने ग्रंथ में कालिदास में आम्रकूट को जन्मस्थान माना है। सभी समीक्षकों व आलोचनाओं के मतों को देखने के पश्चात ये निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं कि कालिदास या तो कश्मीरी थे या उज्जैनी के थे। पंडित लक्ष्मीधर कल्ला ने अपने ग्रंथ कालिदास का जन्म स्थान में ये प्रदर्शित करने का प्रयास किया है कि कालिदास कश्मीर के ही हीरक थे। उन्होंने अपने मत के संदर्भ में अनेक तर्क प्रस्तुत करते हुए अंत में लिखा कि हर मुकुट की उपत्यका में बसा मय ग्राम ही मेघदूत की अलका है। हर मुकुट की उपत्यका में जो लिखा हुआ बसा मय ग्राम, वही बोले मेघदूत की अलका है, और यही कवि का जन्म स्थान है। उधर जो डॉक्टर वासुदेव मिरासी, डॉक्टर बाबूराम त्रिपाठी आदि विद्वानों ने उज्जैनी को कालिदास की जन्मभूमि माना है। उज्जैनी को जन्मभूमि मानने के पीछे विद्वानों की मान्यता वो इसलिए है कि कालिदास ने अपने कृतियों में, विशेषकर मेघदूत में, उज्जैनी का अत्यंत तन्मयता के साथ पक्षपातपूर्ण वर्णन किया है। इस नगरी के सौंदर्य एवं सौभाग्य पर कवि इतना मुग्ध है कि वह इसे स्वर्ग का कांतिमान खंड समझता है, जिसे स्वर्ग में अपने पुण्यों का फल भोगने वाले पुण्यशाली व्यक्ति पुण्य समाप्त होने के पहले ही शेष पुण्य के लिए बदले अपने साथ पृथ्वी पर उतार लाए हैं। यही कारण है कि रामगिरी से कैलाश की ओर जाने में नगरी ललाम उज्जैनी के सीधे मार्ग में न पड़ने पर भी कवि सानुरोध मेघ को वहां भेजता है कि वक्र पंथा यद्यपि भवता प्रस्थितस्य उत्तरश्याम शोधोत्संग प्रणय विमुखो भाषण भूरुचिर उज्जैन्यः। इस प्रकार जो उज्जैनी के प्रति इस अत्यधिक पक्षपात को देखकर प्रोफेसर मिरासी ने लिखा है कि उज्जैनी के वर्णन में कवि नक्सिक तक तल्लीन दिखलाई पड़ता है। इन आधारों पर प्रोफेसर मिरासी ने प्रोफेसर कल्ला के मतों का प्रत्याख्यान कर कवि को उज्जैनी निवासी बतलाने का प्रयास किया है। वर्तमान में अधिकांश विद्वानों की धारणा यही है कि वे उज्जैनी निवासी एवं शैव मतावलंबी थे। जहां तक हम जाति का संबंध है, वे ब्राह्मण जान पड़ते हैं, ये भी कयास है। यही कारण है कि उनके काव्यों में यज्ञों, मंदिरों, तपस्या, तपस्वियों, ऋषियों आदि के चित्र अत्यधिक तन्मयता के साथ प्रस्तुत किए गए हैं।
यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि प्रचलित जनश्रुतियों तथा अन्य प्रमाणों के आधार पर उनकी शिक्षा दीक्षा के संबंध में कोई विशेष तथ्य प्रकाश में नहीं आते। प्रोफेसर मिरासी के अनुसार रघुवंश के प्रथम सर्ग में वशिष्ठ के आश्रम, पंचम सर्ग में वर्तंतु के आश्रम एवं अभिज्ञान शाकुंतल में कण्व ऋषि के आश्रम का वर्णन पढ़कर यह निश्चित हो जाता है कि कालिदास ने अपने किसी गुरुकुल में रहकर विधिवत विद्याध्ययन किया था। कालिदास के काव्यों में उनके दर्शन शास्त्र, व्याकरण, काव्य शास्त्र आदि के ज्ञान का हमें बहुत ही विस्तृत रूप से परिचय प्राप्त होता है, जिससे यह सम्यक रूपेण ज्ञात होता है कि वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उनमें बुद्धि अपार रूप से विद्यमान थी। इस प्रकार हमने जो कालिदास के समय के द्वितीय मत का हमने जो है अध्ययन किया है। अब हम जो अग्रिम अध्याय में कालिदास के कृतित्व का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।